एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूपीएससी हिंदी माध्यम पर। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था यूपीएससी रिलेटेड सिलेबस की ये एग्जाम कितने फेजेस में कंडक्ट होता है और पैटर्न क्या रहता है, ठीक है। बट आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक जैसे सीक्वेंस वाइज एक एक जो टॉपिक है कवर करते जाएंगे। टॉपिक्स कैसे कवर करेंगे कि मतलब मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग जो यूपीएससी जो एग्जाम है ना उसके अंदर एक जैसे 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड करें इसकी प्रिपरेशन को, तो यहाँ पर जो है हम लोग तैयारी कर लेते हैं शुरू से मेंस की, ठीक है। प्री की हम लोग बाद में करेंगे, यानी प्री का पढ़ के, और प्री की क्लासेस भी मैंने बहुत ले रखी है तो मैं काफी बोर हो चुकी हूँ, तो प्री अभी हम स्किप करते हैं और हम पढ़ेंगे क्या, मेंस। और हमारा जो टारगेट है वो रहेगा क्या, 2027, ठीक है। तो 2027 का क्रैक करने के लिए यूपीएससी हमें सबसे पहले हम मेंस की प्रिपरेशन कर लेते हैं। बहुत अच्छा टाइम है हमारे पास में, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया था जो मेंस एग्जाम होता है उसके अंदर आपके जो मेंस एग्जाम है उसके अंदर आपके पता है 2 प्रकार के जो एक आपके पेपर होते हैं, ठीक है। एक हो जाएगा आपका क्वालिफाइंग टाइप में, ठीक है। और क्वालिफाइंग मैंने 2 बताए थे, एक जैसे लैंग्वेज 1 हो गई, लैंग्वेज 2 हो गई, या फिर कह दो पेपर 1 जो आपका हिंदी अथवा हिंदी हो जाएगा, अथवा जो 22 में से जो एक लैंग्वेज है ना वो आ जाएगी, और एक हो जाएगी आपकी इंग्लिश, ठीक है। ये क्वालिफाइंग पेपर्स है। और इसके अलावा जो दूसरा जो मेरिट लिस्ट में जो शामिल जो पेपर है ना, मेरिट लिस्ट में शामिल पेपर, यानी कि एक हो गया आपका ऐसे राइटिंग का पेपर, ठीक है। लास्ट वीडियो जिसने नहीं देखा है अच्छे से समझ लेना। तो ऐसे राइटिंग का एक पेपर हो जाएगा, ठीक है। एंड सेकंड पेपर हो जाएगा आपका कौन सा, जीएस, आई मीन ये पेपर 1 है, ठीक है। ये पेपर क्या है, 1 है। अब यहाँ पर दूसरा जो पेपर हो जाएगा, पेपर 2 आपका हो जाएगा क्या, जीएस 1, ठीक है। जीएस 1 यानी जनरल स्टडीज 1। अब पेपर यहाँ पर 3 आपका हो जाएगा क्या, जीएस 2, और ऐसे ही आपका 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, और 2 पेपर आपके हो रह जाते हैं किसके, ऑप्शनल के, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट हम प्रिपरेशन करेंगे, ऑप्शनल में आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगी, बाकी जैसे व्यवस्था रही और व्यवस्था जैसे बना लेंगे भगवान, तो मैं बाकी जो ऑप्शनल के जो टीचर्स हैं वो भी अपने चैनल पर लेकर आऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जो जीएस पेपर 1 है ना, आज से हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं। तो जीएस पेपर 1 में स्पेशली मैंने आपको क्या बताया था, क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, यानी क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। तो आते हैं आपके, सबसे पहला आता है आपका आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर आता है, जैसे आप लोग 11th 12th की जो फाइन आर्ट्स की जो बुक्स है वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा नितिन सिंघानिया सर की बुक पढ़ सकते हैं। बहुत सारे जैसे दृष्टि के नोट्स ले सकते हैं, बुकलेट्स, ठीक है। अदरवाइज आप क्लास पे तो बने ही रहना, मतलब मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये गलत है। तो क्लास आपको कंटिन्यू देखनी है, कंप्लीट मैं आपको पूरा सिलेबस करवाऊंगी, ठीक है। क्लास नोट्स टेलीग्राम पर जैसे जैसे क्लासेस रिकॉर्ड होगी, while I will upload the classes on Telegram, ठीक है। तो यहाँ पर टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, आर्ट एंड कल्चर हो जाएगा आपका। इसके अलावा बात करें तो आपकी हिस्ट्री हो जाएगी, हिस्ट्री में भी कोई टेंशन नहीं लेनी। देखो हिस्ट्री आपकी 2 प्रकार से आएगी, एक तो रहेगी आपकी कौन सी, वर्ल्ड हिस्ट्री। और वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या रहने वाला है कि जैसे आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया विच इज स्टार्टेड फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है। इसके अलावा आपका जो जैसे रेनेसा हो गया जो कि कहाँ से शुरू हुआ था, इटली से शुरू हुआ था। इसके अलावा आपका जो अमेरिकन रिवोल्यूशन अमेरिका में जो घटित हुई, फ्रेंच रिवोल्यूशन हो गई, तो उनका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ा, इस वजह से ये वर्ल्ड हिस्ट्री हमारे लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में अगर बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद हम लोग पढ़ने वाले क्या, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री अगेन वी डिवाइड इन 3 पार्ट्स। तो यहाँ पर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री आपका आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहला एंशिएंट आ जाएगा, आफ्टर दैट मेडिवल आ जाएगा, एंड आफ्टर दैट मॉडर्न आ जाएगा, ठीक है। और मॉडर्न के बाद में आपको पता है पॉलिटी स्टार्ट होता है विच इज कमिंग GS3, तो GS3 में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तीनों पार्ट्स में एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न हो गया इंडियन हिस्ट्री में आता है।
ये हम पढ़ने वाले। क्लियर? तो यहाँ नंबर 1 लिख देते हो, नंबर 2 और क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखेंगे एक हो गया आपका आर्ट एंड कल्चर, एक हो गया हिस्ट्री। अब थर्ड जो क्वेश्चन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा किसका, ज्योग्राफी का। भाई ज्योग्राफी भी पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ज्योग्राफी है ये भी आपके दो प्रकार की रहेगी। कौन सी? एक तो रहेगी वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब देखो मेजरली वर्ल्ड ज्योग्राफी किसको कहा जाता है? वर्ल्ड ज्योग्राफी क्या पर्टिकुलर सभी देशों की ज्योग्राफी हम लोग पढ़ने वाले हैं तो ऐसा नहीं है। हाँ, कॉन्टिनेंट हम लोग कवर करेंगे, ओशंस कवर करेंगे, मतलब वर्ल्ड में जो भी फिजिकल जो कंपोनेंट्स है ना वो सभी चीजें वर्ल्ड ज्योग्राफी में आएंगी। लाइक आप समझ लीजिए फिजिकल ज्योग्राफी समझ लीजिए, जैसे आपने 11th में आपने पढ़ी होगी, इसके अलावा फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी होगी। तो बस फर्स्ट ईयर में क्या है, इसका ब्रॉड रूप है, इसका फिजिकल ज्योग्राफी जो 11th में थी, ठीक है। तो एक तो हम लोग पढ़ेंगे क्या वर्ल्ड ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी। इसके अलावा हम लोग जो मैपिंग पढ़ने वाले, और किसकी मैपिंग? तो वर्ल्ड मैपिंग, ठीक है। वर्ल्ड मैपिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। क्लियर? एंड आफ्टर दैट हम लोग इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे। इंडिया को कैसे स्किप किया जा सकता है, तो इंडियन ज्योग्राफी तो है ही, और इंडिया की ज्योग्राफी भी कंप्लीट हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। कुछ पार्ट सोशियोलॉजी का है, तो इंडियन सोसाइटी हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो इंडियन सोसाइटी, भाई हमारा समाज कैसा है, समाज के सामने किस प्रकार की के चैलेंजेस हैं, जो आप एक सिविल सर्वेंट बनकर उन चैलेंजेस को दूर कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, तो कैसे आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कुछ रिफॉर्म्स कर सकते हैं, रिफॉर्म्स भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और तो इंडियन सोसाइटी भी हम लोग कवर करने वाले, ठीक है। तो ये चार जो टॉपिक्स हैं तो ये भी पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आप बताएंगे क्या लें हम, तो भी ज्योग्राफी ले लेते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी को अच्छे तरीके से मैपिंग के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। और ज्योग्राफी में भी हम लोग देखो इंडियन ज्योग्राफी है, इसके अलावा एक और ज्योग्राफी आपके बच गया, आपका आ जाएगा ह्यूमन ज्योग्राफी और ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी से शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखो वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी, वो माइक मुझे नहीं सही लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था, तो थोड़ा एक्सचेंज करवा रही हूँ मैं। तो 1-2 दिन में व्यवस्था हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना है, ज्योग्राफी से हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं ज्योग्राफी की, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स बेसिक से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ज्योग्राफी जो वर्ड है ना, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जियो प्लस ग्राफोस, ठीक है। तो जियो प्लस ग्राफोस यहाँ पे 2 वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता ही है हर एक वर्ड में ग्रीक लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज ऐसे लैंग्वेजेस से वर्ड्स आए हैं और उनके ट्रांसलेट हिंदी भाषा में होते हैं, तो उनका कुछ अर्थ कुछ अलग निकल कर आता है, ठीक है। भाई देखो ऐसे तो हमारे जो पूर्वज थे यानी एंशिएंट इंडियन पीरियड में जो बहुत सारे विद्वान हुए, उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज प्रतिपादित की है, लेकिन हम लोग अधिकतर थ्योरीज बाहर के जो विद्वान है उनकी पढ़ते हैं, ठीक है, या उनके लैंग्वेज के थ्रू आए हुए को ही मानने मानते हैं। इसलिए हम लोग कई बार करते रहते हैं ये ग्रीक लैंग्वेज से ये है, ठीक है, ये लैटिन लैंग्वेज से है, पर ठीक है चलो उनका भी अपना है। बट एक राष्ट्रवाद की जो भावना आती है ना बार बार निकलती रहती है, ठीक है। चलो कोई नहीं, हम कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे। तो जियो का अर्थ तो हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि ग्रीक जो आपके जो लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज है, तो उसके जो जियो प्लस ग्राफोस शब्द से बना है, और जियो का अर्थ क्या हो जाएगा हिंदी में, तो पृथ्वी, और आपका जो ग्राफोस है उसका अर्थ क्या हो जाएगा, अध्ययन, ठीक है। तो ये जो जियोग्राफी शब्द है ना, ये मतलब क्या है, आपके पृथ्वी का अध्ययन है, ठीक है। अब पृथ्वी का अध्ययन क्या है, ठीक है, पृथ्वी मतलब आपका क्या हो गया, भूमि, और भूमि कैसी है, तो गोल है, ठीक है। भूमि कैसी है, तो गोल है। ये जो भूमि है ना ये गोल है, बस यही पूरा हम अध्ययन करेंगे इसमें। मतलब इसमें कहाँ पर पहाड़ है, ठीक है, जो भी ये फिजिकल कंपोनेंट्स आ गए ना आपके, तो कहाँ पर आपके नदियां हैं, ठीक है, तो नदियों का हम अध्ययन कर लेंगे। कहीं पर आपके जैसे मान लो ये झीलें हैं, ठीक है,
ये झील बन चुकी है इधर, तो ये कहीं कहाँ पर आपके झीलें हैं, कहाँ आपके बहुत सारे सघन वन है, ठीक है, कहाँ पर वन्य जीव है, तो भाई वन्य जीव इन वनों में ही रहेंगे। तो जो भी आपके आसपास में, ये तो चलो हो गई फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। भाई मनुष्य भी तो है ना, मनुष्य भी तो निवास कर रहा है, तो आपका ये ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड ट्राइब्स आ गया, बहुत सारी बस्तियां आ गई, ठीक है, उनसे रिलेटेड जैसे बहुत सारे जो जनसंख्या घनत्व आ गया, मतलब जो भी इंसान से परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन, पोर्ट्स वगैरह, ये सब चीजें ह्यूमन ज्योग्राफी में आएगी। तो जो भी पृथ्वी पर है ना, चाहे वो रिसोर्सेज है किसी भी प्रकार का, भाई मानव भी एक रिसोर्स है, बाकी ये सारे कंपोनेंट्स भी क्या है, रिसोर्स है, तो इन सभी का हम अध्ययन किस में करते हैं, आपके ज्योग्राफी में करते हैं। क्लियर हो गया। अब ये जो भूगोल शब्द है ना, इस भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो किसी ने किया होगा, भाई हम तो नहीं कर रहे ना सबसे पहले प्रयोग, हम तो भाई हमें तो सब चीजें मिली है और बाकी हम लोगों को बस याद करना है, ठीक है, तो इतना ज्यादा माथा बच्चे नहीं है, लेकिन आप चाहे तो बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करके प्रतिपादित कर सकते, कोई नहीं रोकने वाला है। गिनीज बुक में आप नाम अपना रिकॉर्ड करवा सकते कुछ नई चीजों पे एक्सपेरिमेंट करके। तो वैसे ही भूगोल शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है ना, वो किसने किया था, सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले विद्वान का नाम है, क्या नाम है, तो इरेटोस्थनीज। क्या नाम हो गया, इरेटोस्थनीज नाम के विद्वान ने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया। आपके 11th में मिल जाएगा, ये 11th-12th की बुक में है, ठीक है। तो यहाँ पर इरेटोस्थनीज शब्द का प्रयोग किया, इसी वजह से भाई इस विद्वान को क्या माना जाता है, भूगोल का जनक मान लिया जाता है। भाई भूगोल का क्या है, ये पिता है, भाई भूगोल शब्द दिया ना इन्होंने, तो भूगोल का जनक किसको माना जाता है, इरेटोस्थनीज है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप लोग है ना, जब गूगल करोगे तो आपको हिकेटियस नाम मिलेगा, लेकिन दृष्टि की बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको करवा रही हूँ, तो कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर और ऐसी चीजें नहीं पूछी जाती है, यूपीएससी इतना लो लेवल का एग्जाम नहीं है कि आपको ये पूछेगा, ये सिर्फ आपकी बेसिक जानकारी के लिए मैं क्लियर करवा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने किया, इसकी वजह से विच इज कॉल्ड द फादर ऑफ द ज्योग्राफी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद में अगर बात करें तो आपका हिकेटियस है, हिकेटियस को आपके भौतिक भूगोल का जनक आप लिख सकते हैं, ठीक है, भौतिक भूगोल का जनक। कहीं कहीं पे पैसिडोनियस आता है, तो इनमें थोड़ा बहुत विवाद चलता रहता है। भाई मान लो हिकेटियस के समर्थन में कोई दूसरा विद्वान है तो वो हिकेटियस मान लेगा, दूसरा और कोई ज्योग्राफर आ गया तो वो पैसिडोनियस को मान लेता है, तो ऐसा ये विवाद चलता रहता है, और इसमें इतना कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। टेंशन लेने के लिए और भी लाइफ में बहुत सारे मुद्दे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। इसके बाद में देखो आपको एक चीज याद रखनी है, आधुनिक भूगोल का जो जनक है ना, आधुनिक भूगोल का जनक, ठीक है, आधुनिक भूगोल का जनक किसको बोला जाता है, तो आपके अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है, शॉर्ट में बोलेंगे, भाई मेरे चाचा का बेटा लगता है तो शॉर्ट में ही नाम बोलेंगे। तो यहाँ पर हम्बोल्ट में आपको लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ ये आधुनिक भूगोल का जनक किसको माना जाता है, हम्बोल्ट को माना जाता है। देखो हम्बोल्ट की एक रचना भी है, नाम याद रख सकते हैं कॉस्मोस, और कॉस्मोस का अर्थ क्या होता है, वैसे ब्रह्मांड होता है, ठीक है। क्या होता है, कॉस्मोस का अर्थ होता है क्या, ब्रह्मांड, ठीक है, यानी यूनिवर्स, यूनिवर्स नाम से यानी ब्रह्मांड या कॉस्मोस नाम से इसने एक पुस्तक की रचना की थी, किसने, हम्बोल्ट ने, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं लेना चाहे तो। बाकी देखो ज्योग्राफी से शुरू करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अभी तक नहीं किया है तो। क्लासेस रेगुलर रहेगी और सब्सक्राइब तो कर ही लेना है और साथ में शेयर भी कर देना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली और सिबलिंग्स के साथ में, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना, इसके अंदर हमने कुछ वैसे जानकारी तो हमने देख ली, ठीक है। अब देखो भूगोल है ना, सबसे पहले क्या होता है, देखो आपका जो मतलब अर्थ है ना, थोड़ा बहुत और बेसिक बता देती हूँ मैं, वैसे डीप में हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर अपना जो अर्थ है ना, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक है। फिर विकास क्रम के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है, एक सूर्य, ठीक है, ये मैंने क्या बता दिया, सूर्य है, और ये सूर्य क्या है, विशाल ऊर्जा का पिंड था, ठीक है, या पुंज था, विशाल ऊर्जा का क्या था, एक पिंड, ठीक है।
तो यहाँ पर पिंड मान सकते हैं या फिर पुंज हम लोग कह सकते हैं, बहुत सारी शब्दावलियां हैं जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कलाकारी में से आपके मेंस आंसर राइटिंग में दिखानी है। तो यहाँ पर क्या है, ये सूर्य, इसको नाम दे दिया किसी विद्वान ने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो सूर्य है इससे क्या है, ये एक समय पर क्या था, एकदम शांत था। जैसे अभी तेज लगता है ना इसमें, जैसे आप अर्घ देते हैं सूर्य को तो भी आपके आंखें नहीं मिला पाते आप, लेकिन इतना तेज सूर्य में नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, यानी एक चट्टान था। ठीक है, तो ये जो सूर्य है ये चट्टान था बिल्कुल, और इसमें कोई गति भी नहीं थी। गति क्या थी सूर्य में, बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इस यूनिवर्स में एक एक कण क्या है, गतिमान है। आप, मैं, यहाँ एक हर उपस्थित कण क्या है, गतिमान है, और रहना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो गति करेगा मतलब क्या है, उसका लाइफ ना, उसकी लाइफ टाइमलाइन आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये सूर्य में क्या है, एक समय पर ऐसा समय आता है कालांतर में कि इसमें क्या शुरू होने लग जाती है, गति शुरू होने लग जाती है। सूर्य अपने स्थान पर क्या कर रहा है, घूमने लग जाता है, यानी घूर्णन करने लग जाता है। ठीक है, अब जब इसमें गति शुरू होती है ना, खुद के स्थान पर घूम रहा है, क्या कर रहा है सूर्य, खुद के स्थान पर घूम रहा है। ठीक है, यानी खुद के अक्ष पर घूम रहा है, अक्ष या एक्सिस कह सकते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर खुद के एक्सिस पे ये क्या कर रहा है, सूर्य सन रोटेट कर रहा है। क्लियर। अब जब इसमें गति हुई तो क्या होता है, इसके पास से एक, इससे थोड़ा सा बड़े आकार का तारा इसके पास से गुजरता है। ठीक है, अब यहाँ पर सूर्य, इसके पास से एक तारा गुजरा, लेकिन वो इतना फास्ट चला जाता है ना, इतना फास्ट गुजरता है कि सूर्य को अपने अंदर नहीं समा पाता। जैसे मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर कॉपी है मेरे पास, बुक है। ठीक है, अब इस बुक को मैं अपनी ओर खींचूंगी या ये इस साइड से जाएगी तो मैं फटाफट से कैच कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन ये बहुत, अब ये क्या है, बहुत ज्यादा, अब मान लो कि मैं फटाफट फास्ट से चली जाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ना तो ये मेरी तरफ आ पाएगी, लेकिन इसके कुछ पेजेस है ना, फट के इधर उधर चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेम ऐसा ही क्या होता है, सूर्य के साथ में होता है कि ये जो है ना, ये इससे बड़े घनत्व में क्या था, अधिक था। तो यहाँ पर जो ये बड़ा, जो ये पिंड है ना, एक तरीके से हम इसको पिंड नाम दे देते हैं, ये इससे बड़ा पिंड था सूर्य से। ठीक है, ये जो इसके पास से गुजरा। ठीक है, और इसका नाम था क्या, इसका नाम था प्रोक्सिमा सेंचुरी, हाँ ऐसे करके कुछ नाम था। ठीक है, तो इसके पास से एक बड़ा तारा गुजरा, तारा भी कह सकते हैं बिकॉज इसमें भी अपना क्या था, प्रकाश था, और ये सूर्य को भी हम लोग तारा कह सकते हैं बिकॉज इसमें भी अपना क्या है, प्रकाश है। तो सूर्य से बड़ा तारा इसके पास से गुजरा, तो ना तो सूर्य उसमें पूरा मिल सका, भाई घनत्व जिसका ज्यादा होगा वही अपनी ओर खींचेगा ना, तो सूर्य को इसने अपने आकर्षण बल से खींचा। ठीक है, जैसे मान लो कोई बड़ा सेलिब्रिटी है, तो क्या हम लोग उसको अपनी तरफ खींच सकते हैं, नहीं, उसका आकर्षण बल ज्यादा है तो हम लोग उसकी तरफ खींचेंगे, उसका ओरा ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर जिसका ओरा ज्यादा है वो अपनी ओर दूसरों को खींचता है। तो जैसे ये तारा है ना, इस तारे ने क्या किया, आकार में बड़ा था, सूर्य को अपनी ओर खींचने की क्या करी, कोशिश करी, लेकिन क्या हुआ, ये इतनी तेज गति से आगे निकल गया ना, मान लो यहाँ से मैं इरेज कर देती हूँ, ये यहाँ पहुंच गया। अब जब ये यहाँ गया तो सूर्य का कुछ भाग, सूर्य पूरा नहीं निकल पाया, मतलब सूर्य पूरा इसमें नहीं मिक्स हो पाया, विलय नहीं हो पाया, और सूर्य का कुछ भाग ना इससे अलग हो गया और यहाँ आ गया, ऐसे समझ लो, इससे कुछ अलग भाग इस प्रकार से निकला और यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब ये ना ऐसे समझ लो कि ये जो सूर्य का ये पार्ट है ना, आधा यहाँ से इससे निकलकर इधर आ गया। अब ये वाला पार्ट ना तो उधर जा सका बिकॉज वो तो निकल गया। ठीक है, इरेज कर देती हूँ पूरी तरह से। तो यहाँ पर आपको समझना है, ये जो तारा था ना, दूसरा तारा, ये क्या है, निकलकर बाहर चला गया, यानी इस सौर मंडल यानी सूर्य का जो परिवार बनेगा ना, उससे बहुत दूर जा चुका है। ठीक है, अब ये जो है ना, सूर्य से जो कुछ भाग बाहर निकला, ये ना तो उसके साथ जा सका, ना ही वापस इसमें मिल सका। तो अब ये क्या करेगा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए। क्यों, क्योंकि इसका आकर्षण बल इसके मुकाबले कम है, इसका ओरा ज्यादा है, तो ये इसके चारों ओर क्या लगाएगा, चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये इसके ओर चारों ओर क्या लगाने लग गया, चक्कर लगाने लग गया। अब इसको क्या बोला गया, तो इसको बोला गया क्या, फिलामेंट। क्या बोला गया,
इससे बोला गया फिलामेंट जो सूर्य से निकला था बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये फिलामेंट है ना, ये इसके चारों ओर क्या लगाता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर, सूर्य में और गति बढ़ जाती है, ठीक है। अब और तेजी घूम रहा है, ये भी इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो भाई जब आप गतिमान है, जैसे मान लो मैं चल के वहां जाती हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत चल रही हूँ, घूम रही हूँ, तो मेरे बाल बाल उड़ रहे हैं कि नहीं उड़ रहे ना। तो यहाँ पर सेम क्या हुआ, ये जब गतिमान रहा ना तो इसमें कुछ दरारें यानी हलचल होने लग गई, जैसे मैं चल के आई हलचल हुई, तो यहाँ पर इसमें भी क्या हो जाती है, कुछ हलचल हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि ये 9 पार्ट्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है चलते चलते, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ सिगानुमा आकृति में था, मैंने कुछ मछली आकृति में बना दिया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ये 9 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ अपन भी 9 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये ना एक तो बन जाता है क्या आपका मरकरी यानी बुध ग्रह, यानी 9 ग्रह इससे बन जाते हैं और इसके चारों ओर चक्कर लगाने लग जाते हैं, ठीक है। फिर बाद में आ जाता है आपका शुक्र, फिर बनता है क्या आपका हमारा पृथ्वी, फिर बनता है आपका मंगल, यानी नाम हमने दिए, ये बने तो पता नहीं कुछ और ही थे, लेकिन नाम हमने अपने हिसाब से, यानी विद्वानों ने अपने हिसाब से रख दिए, ठीक है। तो मंगल के बाद में आ जाएगा आपका बृहस्पति आ गया, ठीक है। फिर आ जाता है आपका शनि और उसके बाद में आ जाता है आपका अरुण, अच्छा चलो अभी तो एक और बच गया, ये आ जाता है आपका अरुण यूरेनस, और ये आपका आ जाता है नेपच्यून यानी वरुण, और फिर लास्ट में आ जाता है आपका यम। भाई बने तो 9 ग्रह है, यम को तो हमने 6 अगस्त 2004 में हमने ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया इसको, बाकी अब 8 ग्रह, ठीक है। लेकिन उस वक्त की बता रही हूँ जब पृथ्वी की या बाकी जो सौर मंडल है ना, सौर परिवार है, सूर्य का जो परिवार है, सूर्य तो इनका जनक है ना, ये सारे पुत्र हम कह सकते हैं इनके, ठीक है। तो ये जो सारे ग्रहों की जो उत्पत्ति हुई तब की बात बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये बुध है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल सूर्य सॉरी बृहस्पति शनि अरुण और वरुण और यम, ये 9 ग्रहों की उत्पत्ति उस वक्त हुई थी, किसकी वजह से, उस तारे की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे। अब देखो आप बोलोगे कि भाई इस प्रकार की जो है ये किस आकृति में होंगे, तो भाई ये सिगानुमा आकृति में थे। अब यहाँ पर देखो एक चीज है, आप ये मैं मार्कर को घुमाऊंगी, ठीक है, तो मार्कर की आकृति कैसे लगेगी, गोल लगेगी। तो जरूरी नहीं है कि सारे ग्रहों की आकृति गोल ही है, ऐसा नहीं है, हर एक घूमती हुई वस्तु हमें गोल दिखाई देती है अंतरिक्ष से। तो वही सेम चीज यहाँ पर है। तो पृथ्वी के आकार जो है ना एक संतरे की भांति लघुवक्षाकार है, लेकिन ये हमें गोल ही दिखाई देती है। हो सकता है कि गिलास की आकृति में हो सकता है एक किसी टेबल की आकृति में हो, लेकिन हमें लघुवक्षाकार ही दिखाई देती है। तो इस पे हो सकता है ना रिसर्च हम लोग कर सकते हैं, पर चलो कोई नहीं, इतना डीप नहीं जाना है हमें, तो सिविल सर्विस का एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है, कोई रिसर्चर नहीं बनना। अब यहाँ पर देखो ये जो पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी का ही हम अध्ययन करेंगे। इस पृथ्वी के अंदर जो भी कंपोनेंट्स है ना वो हम अध्ययन करने वाले हैं। अब देखो क्या होता है, सारे ग्रह क्या है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, उनमें एक क्या है, हमारा प्यारा पृथ्वी भी है। चलो इधर आ जाओ, ये क्या है, सूर्य पे तेज अपनी रोशनी फैला रहा है। यहाँ पर हम मान लेते हैं क्या, पृथ्वी, यहाँ एक हो गया बुध, ये शुक्र मंगल, इनसे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपने पृथ्वी से मतलब है, ठीक है। पृथ्वी इसके चारों चक्कर लगा रहा है, थोड़े टाइम बाद में क्या हुआ, पृथ्वी से भी कुछ भाग बाहर निकला और चंद्रमा उसका जो सैटेलाइट है, यानी कि जो सैटेलाइट यानी उपग्रह वो निकल गया, ठीक है, और वो उसके चारों ओर चक्कर लगाने लग गए, क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, ये जो पृथ्वी है ना, तो ये पृथ्वी के अंदर क्या हुआ, बहुत सारी गतिविधियां शुरू हो गई। कैसे हुई, पृथ्वी भी क्या था, कठोर एक चट्टान का भाग ही था ना, जब सूर्य से निकला। अब सूर्य में तो आगे आपकी लपटें उत्पन्न हो गई, बिकॉज सूर्य तो अपनी जगह घूम रहा है, ठीक है। बाकी सारे अन्य ग्रहों के पास में क्या एडवांटेज लिया, और ये तो इनके चारों ओर चक्कर लगाने लग गए। जब दूर से हम लोग परिक्रमा करते हैं तो ऊष्मा कम उत्पन्न होती है, जैसे आप मंदिर की परिक्रमा कर रहे हो तो ऊष्मा आप में कम उत्पन्न होगी। लेकिन आप एक जगह चक्कर लगाओगे तो आप में एक टाइम पे हो सकता है आगे भी उत्पन्न हो जाए। यानी टायर जब एक चलता है ना, एक रोड पे चलता है, ठीक है, तो टायर में देखना फास्ट चलेगा, एकदम गर्मी उत्पन्न होती है, ठीक है। लेकिन अगर वही थोड़ा धीरे चलता है तो आग भी नहीं पकड़ता, ठीक है। लेकिन एक चीज है, कोई वस्तु अगर एक जगह घूमे जाएगी या घर्षण बल जब उत्पन्न होगा तो आग लगने का खतरा होता है। इसी वजह से सूर्य में
में तो आग लगना शुरू हो गई, लेकिन पृथ्वी हमारी सिर्फ गर्म होना शुरू हुई, ठीक है। अब जब पृथ्वी गर्म होना शुरू हुई ना, तो इसमें बहुत सारी हलचलें होने लग गई, कुछ मूवमेंट्स होने लग गए। इन मूवमेंट्स में क्या हुआ, जैसे मान लो कि पहाड़ों की उत्पत्ति हो गई, ठीक है, पहाड़ों की क्या हो गई, उत्पत्ति हो गई। फिर पहाड़ों में क्या पड़ी, दरारें पड़ी, बिकॉज सूर्य, ये पृथ्वी गतिमान है, खुद के अक्ष पर भी घूम रही है, यानी ऐसे घूम रही थी पृथ्वी, ठीक है, खुद के अक्ष पर घूम रही है, लेकिन चारों ओर सूर्य के चक्कर भी लगा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से अक्ष पर घूमते हुए, यानी घूर्णन गति और परिक्रमण गति दोनों, परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों गतियां पृथ्वी कर रही थी और अभी भी करती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी पहाड़ों की उत्पत्ति हो गई। पहाड़ों की उत्पत्ति होने के बाद में जब ये जैसे इनमें चट्टाने, जो चट्टाने बनी, पहाड़ बने, उनमें दरारें उत्पन्न हो गई, पृथ्वी के आंतरिक भाग में यानी धरातल से नीचे क्या है, इतनी गर्मी हुई कि चट्टाने क्या हो गई, पिघलने लगी। अब जब ये पिघलने लगी ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, नदियों में कन्वर्ट हो गई। नदियों में कन्वर्ट हुई भाई, मैग्मा बना, मैग्मा के बाद में नदियों में कन्वर्ट हुई। तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे यहाँ नदियों का, अब ये पहाड़ों से नदियां निकलना प्रारंभ हो गई। जब ये नदियां निकलना प्रारंभ हुई तो क्या हुआ भाई, यहाँ पे तालाब बने, जलाशय बने, जलाशयों से वाटर वेपर हुआ। जब तापमान आया ना सूर्य का, जब टेम्परेचर बढ़ा पृथ्वी पर, ठीक है, तो यहाँ पर वाटर वेपर हुआ, वाष्पीकरण हुआ, फिर वापस क्या हो गया, जब ये लिक्विड जब गैस में चेंज हो गया तो क्लाउड्स बने, क्लाउड्स बने तो फिर से वर्षा हो गई। तो ऐसे इस प्रकार से यहाँ पर एक जीवन से रिलेटेड संभावनाएं विकसित हो गई, कहाँ, पृथ्वी पर, क्लियर। और जीवन की जो जब संभावना विकसित हुई तो ऑब्वियसली बात है जीवों का आगमन होगा। तो सरीसृप आए, ठीक है, रेंग कर चलने वाले जीव आए, फिर बाद में आता है कौन, मानव, ठीक, क्लियर। तो इसी मानव की जो ज्योग्राफी है ना, हम लोग पढ़ेंगे इसमें, मैथ्स में, GS1 में, और साथ में ये जो पूरी जो आपकी फिजिकल ज्योग्राफी या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हम कह सकते हैं, ये भी हम लोग इसमें पढ़ने वाले, ये GS1 में हम लोग कंप्लीट पढ़ने वाले, क्लियर। तो मानव से संबंधित अध्ययन, पृथ्वी से संबंधित अध्ययन, संसाधनों का अध्ययन हम लोग करने वाले, क्लियर। अब यहाँ पर देखो क्या ध्यान देना है, ये जो इतना सब कुछ हुआ ना, जैसे जीवन की संभावना हुई, आवश्यकता नहीं, संभावना, जीवन की संभावना हो गई, तो मानव की पहले भी जानवरों की, सरीसृपों की उत्पत्ति हुई, उसके बाद में फिर मानव की उत्पत्ति होती है। अब जब देखो मानव की उत्पत्ति हुई ना, तो मानव ने सबसे पहले खाद्य संग्रह किया, प्रकृति से प्राप्त जो भी वस्तु है उसको मिली, कंदमूल फल खाकर अपना गुजारा किया। फिर मानव थोड़ा दिमाग लगा सकता था, आँख हिट पर आ गया, आँख हिट करने लगा। फिर लगा कि पशु तो यूजफुल है, तो पशुओं को पालने लग गया, उनकी ऊन, उनकी खालें पहनने लग गया, सर्दियों में, गर्मियों में, रेनी सीजन में बहुत सारी जो आपके गुफाएं हैं उनका सहारा लेने लग गया, गुफाओं में रहने लग गया। फिर लकड़ी, आग का आविष्कार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से मानव ने बहुत सारी गतिविधियां की, और यहाँ पर जो है मानव से संबंधित जो भी कंप्लीट, फिर आगे चलकर जैसे आवास बनाने लगा, बस्तियां बसाकर रहने लगा, ठीक है, बहुत सारे डेवलपमेंट कर लिया, दिमाग तो था ही। तो इस प्रकार से कंप्लीट जो ये अध्ययन है ना, हम लोग इसमें करने वाले हैं, किसमें, ज्योग्राफी में करने वाले। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मानव जब आ चुका है ना, तो यहाँ क्या आएगा, मानव ने क्या है भाई, दिमाग था, विचारधाराएं बनाई, अपने हिसाब से डेवलपमेंट भी किया और डेवलपमेंट को देखा, यानी प्रकृति में जो चीजें वो विद्यमान थी उनको देखा, ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने की क्षमता है मानव में। तो यहाँ पर देखो कुछ एक विचारधाराएं है, यानी भूगोल का जो विकास क्रम है ना, वो मैं एक बार आपको आज की क्लास में बता देती हूँ। फिर ये जो सब चीजें है ना हम डीप में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आप कमेंट भी करके कह सकते हैं अगर कोई टॉपिक आपको और अच्छे से समझना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट तैयारी इस पर होने वाली है इसी चैनल पर, तो किसी दूसरे चैनल पर जाने की भी आवश्यकता नहीं है, सब्सक्राइब कर लेना है जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो भूगोल है ना उससे संबंधित या भूगोल का विकास क्रम, भूगोल का विकास क्रम, भाई भूगोल की उत्पत्ति हो गई, भूगोल से संबंधित हमने कुछ समझा। तो यहाँ पर भूगोल का विकास क्रम किस प्रकार से हुआ, यानी विकास जो मतलब भूगोल से संबंधित जो विचारधारा है जो मनुष्य ने दी और मनुष्य ने ऑब्जर्व किया ना, वो हम इसमें देखने वाले। देखो क्या होगा भाई, आपको देखना है प्रकृति है, प्रकृति में आसपास में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मान लो पहाड़ होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो नदियां होती है, ठीक है, क्लियर, मैदान होते हैं, नदियों द्वारा निर्मित क्या है, मैदान है। ये इधर मैं बना देती हूँ, क्या ये है आपकी नदी,
और ये हो जाएंगे आपकी क्या, माउंटेन्स, माउंटेन रेंज आ गई, ठीक है। अब इसके अलावा बहुत सारे घर हम लोग बना देते हैं, क्लियर, घर भी हम लोग इधर बना देते हैं, बहुत बिल्डिंग समझ लो, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। अब यहाँ पर ध्यान देना है क्या, ये जो है ना, ये तो है प्रकृति, क्लियर, ये तो क्या है, प्रकृति से संबंधित पार्ट्स आ गए। ये है मानव निर्मित, क्या आ गया, मानव निर्मित। अब यहाँ ध्यान क्या देना है, मैं आपको सबसे पहले विचारधारा पर लेकर चलती हूँ, क्या, संभावनावाद, संभावनावाद कह सकते हैं, अदरवाइज हम क्या कह सकते हैं, संभाव्यवाद भी हम लोग कह सकते हैं। देखो पॉसिबिलिज्म इसको इंग्लिश में कहा जाता है, यानी हर चीज क्या है, पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, ठीक है। तो इस आपके अप्रोच या विचारधारा के अनुसार सब कुछ क्या है, प्रकृति में बदलाव संभव है। यानी दो पॉइंट्स इसमें, सबसे पहले इसके जो प्रतिपादक देख लेते हैं या फिर इसके जो समर्थक विद्वान है कौन है, तो विडाल डी लाप्लास है। कौन है आपके, विडाल डी लाप्लास, ठीक है, विडाल डी लाप्लास है। और विडाल डी लाप्लास ने जो प्रतिपादन किया है, किसमें किया है, आपके किया है प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में किया है, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। भाई ह्यूमन को इंपॉर्टेंट माना है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है कि ह्यूमन को इंपॉर्टेंट मानकर इन्होंने कहा है कि जो प्रकृति है ना, तो प्रकृति में क्या है, मनुष्य चाहे जैसे बदलाव कर सकता है, यानी प्रकृति में अपनी इच्छा अनुसार मानव क्या कर सकता है, बदलाव कर सकता है अपनी इच्छा अनुसार। प्रकृति कह दो चाहे वातावरण कह दो, जहाँ पर मनुष्य निवास कर रहा है, रह रहा है आसपास के वातावरण में, तो अपना दिमाग चलाकर अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, और मनुष्य ने किया भी है, ठीक है। तो ये थ्योरी गलत नहीं है, तीनों थ्योरियां गलत नहीं है, अपने अपने जगह पर सही है। और हम होते ही कौन है, किसी थ्योरी को गलत मानने वाले, हमें पढ़ना है, मीन्स पढ़ना है, ठीक है भाई, अपने अपने अकॉर्डिंग इनकी सबकी थ्योरी सही है। भाई देखो क्या है, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, ये नदी है, पानी नहीं रुक रहा था, आगे बह रहा था, तो यहाँ पे मैदानों में क्या आ रही थी, बाढ़ आ रही थी, मैदानों में क्या है, घर बने हुए लोगों के, तो लोगों को घर को नुकसान नहीं होगा क्या, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है अगर इधर, तो यहाँ पे कैनाल्स बना दी बहुत सारी, ठीक है, नहरों के द्वारा पानी पहुंचाया गया, और जो कैसे पहुंचाया गया, तो यहाँ पर डैम बना दिया गया, क्लियर। तो क्या बनाया मनुष्य ने, डैम बनाया, ये भी तो मानव निर्मित आ गई ना, मानव निर्मित रचना में आ गया। इसके अलावा बिल्डिंग्स बनाई है बहुत सारी, ट्रांसपोर्ट का इतना काम किया है, सड़कें बना दी गई, पहाड़ों को काटकर पहाड़ों में जहाँ दुर्गम क्षेत्रों में आवागमन दुर्लभ होता था वहां पर क्या बना दी गई, रोड्स बना दी गई, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीट मतलब मनुष्य ने जितना प्रकृति में जो चीजें उसको लगी कि जहाँ बदलाव किया जा सकता है वहां पे बदलाव किया, यानी पॉसिबल किया, हर चीज को क्या बनाया है, संभव बनाया है। तो ये थ्योरी विडाल डी लाप्लास ने इस आधार पर दी है, जैसे ऑब्जर्व किया, जैसे उसी आधार पर इन्होंने ये ग्रेट जो ज्योग्राफर थे, तो इन्होंने ये थ्योरी प्रतिपादित की, ठीक है, इस इनके अकॉर्डिंग ये सही है। अब आगे दूसरी जो थ्योरी है ना, इनसे विपरीत है, तो यहाँ पर दूसरी आपकी थ्योरी क्या कहती है, ये है नियतिवाद। भाई नियति यानी विधि विधान, प्रकृति जैसे प्रकृति चाहती है, ठीक है, और कई बार होता भी है, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होती है, क्या होना होता है और क्या चीजें चल रही होती है हमें खुद को नहीं पता होता। तो वैसे इनके अकॉर्डिंग ये भी सही है, भाई प्रकृति है ना वो मनुष्य पर अपना कंट्रोल रखती है, यानी मनुष्य का जो भी क्रियाकलाप है, कर्म है मनुष्य के, वो कौन निर्धारित करती है, प्रकृति निर्धारित करती है। किनके अनुसार, इस नियतिवाद की विचारधारा के अनुसार, यानी जैसे प्रकृति में जैसे मतलब प्रकृति के अकॉर्डिंग जो भी चीजें मतलब प्रकृति के द्वारा क्या है कंट्रोल किया जाता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है वो भी समझाती हूँ मैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हम लोग लिख देते हैं, यहाँ इस नियतिवाद या फिर निश्चयवाद, इसको हम लोग निश्चयवाद भी कह सकते हैं, डिटर्मिनिज्म इंग्लिश में है। तो यहाँ पर फेडरिक रेटजेल क्या है, इस विचारधारा के प्रतिपादक या फिर समर्थक है। देखो विडाल डी लाप्लास के साथ में एक लूसियन फेब्रे भी है आपके संभावनावाद के समर्थक, लूसियन फेब्रे, ठीक है। तो ये भी नाम आपको ध्यान रखना है, पूछे जा सकते हैं, जैसे यूपीएससी मतलब सीधा कुछ नहीं पूछता है, 3-4 ऑप्शंस में पूछ सकता है भाई ये भी है या नहीं है, या ये लूसियन फेब्रे क्या नियतिवाद के हैं, क्या नियतिवाद के हैं, तो भाई नहीं, गलत, ये कथन गलत, फिर दूसरे कथन पे बढ़ेंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। आप लोग देखो 3-4 सालों के या जो भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है उनके द्वारा जो बहुत सारे टेस्ट सीरीज
आप लोग ऑफलाइन में भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्लास देख सकते हैं, कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फ्रेडरिक रेटजल किसके प्रतिपादक है, तो निश्चयवाद के प्रतिपादक है। क्लियर हो गया। अब देखो ये जो है ना, ये प्रकृति का मनुष्य पर क्या होता है, नियंत्रण, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच। ठीक है, तो मनुष्य पर क्या होता है, नियंत्रण। कैसे होता है भाई, देखो मनुष्य ने बिल्डिंगें तो बना ली, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जैसे भी स्टैब्लिश करना था वो सब चीजें करी, पर यहाँ पर क्या डैम टूटते नहीं है क्या, बिल्डिंगें टूटती नहीं है क्या, उल्का पिंड गिरते नहीं है क्या, आंतरिक हलचलें होती नहीं है क्या, चट्टानें नहीं टूटती क्या, या फिर बहुत सारे ग्लेशियर्स की बर्फ नहीं पिघल रही क्या, ओजोन लेयर में मनुष्य के अतिक्रमण के बाद भी ये चीजें हो रही है ना, यानी प्रकृति का क्या है, मनुष्य पर कंट्रोल। यानी प्रकृति से अगर मनुष्य छेड़छाड़ करेगा तो प्रकृति क्या करेगी, उसको वापस से कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। यानी प्रकृति का नियंत्रण मनुष्य पर रहता ही है, अकॉर्डिंग टू दिस विचारधारा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जैसे आंतरिक हलचलें हुई, यानी ये धरातल है, धरातल की आंतरिक हलचलें हुई, यानी प्लेट्स टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई, तो क्या हुआ, ऊपर की ओर यानी धरातल के ऊपर क्या होगा, भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेगी, सुनामी आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज है ये प्रकृति के द्वारा की जाती है मनुष्य को कंट्रोल में रखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद में थर्ड जो एक और विचारधारा है, वो विचारधारा आ जाएगी आपकी नवनियतिवाद की। ये देखो थोड़ा बहुत इसका मिक्सचर भी है, नवनियतिवाद, जिसके प्रतिपादक कौन है, तो आपके इसके प्रतिपादक है ग्रिफिथ टेलर। कौन है, ग्रिफिथ टेलर क्या है, नवनियतिवाद के प्रतिपादक है। और ये जो ग्रिफिथ टेलर है ना, वो सॉरी आपका नवनियतिवाद है थोड़ा बहुत अंतरिक्ष में घटित होने वाली घटनाओं से संबंधित है, अंतरिक्ष में घटित होने वाली घटनाओं से संबंधित जो है विचारधारा है। और ये दूसरी बात, ये दोनों का क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, यानी इसमें एक तरीके से इस प्रकार से बताया गया है कि मनुष्य को इतना अतिक्रमण भी नहीं करना चाहिए, यानी इतना संभाव्यवाद पर नहीं जाना चाहिए, और नियतिवाद यानी नियंत्रण, प्रकृति के नियंत्रण में भी इतना नहीं आना चाहिए। दिमाग का तो प्रयोग करें ना, एटलीस्ट मनुष्य का जन्म किस वजह से हुआ है, थोड़ा बहुत चेंजेस ला सके अपने अकॉर्डिंग, प्रकृति में कुछ बदलाव कर सके, लेकिन प्रकृति के अकॉर्डिंग भी समायोजन करना मनुष्य को आना चाहिए। ये विचारधारा ये कहती है, यानी दोनों का ही मिला जुला रूप है। क्लियर, इतना आपके क्लियर हो गया होगा, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आज की क्लास में तो हम लोग ये इतना ही पढ़ते हैं, बाकी क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन ये ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। और ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस हम लोग यूपीएससी मेंस 2027 के आधार पर कंप्लीट करने वाला है, तो टेंशन मत लीजिए, आराम से नोट्स बनाइए, अच्छा खासा टाइम है आप सभी के पास में। तो इतना ही आज की क्लास में। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, लाइक कर दीजिए वीडियो, और अपने सिबलिंग्स और फ्रेंड्स के साथ में वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।